पाठ तरंग। सबसे पहले देखते तरंग क्या होती है। जब कोई भी कण इस तरह से मूव करे, कोई भी वस्तु है अगर वो इस तरह से मूव कर रही है तो इसको हम कहेंगे तरंग। जैसे कि पानी में तरंगें होती हैं, ऐसी कुछ कुछ जो भाग रहेगा ऊपर रहेगा कुछ नीचे, तो जब ऐसा होगा तो ये कहलाती है तरंग। अब तरंग भी कितने प्रकार की हो गई, तो एक होती है आप प्रगामी तरंग और दूसरी होती है अप्रगामी तरंग। प्रगामी तरंग क्या होती है कि जब किसी माध्यम में कोई ऐसा विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है जो माध्यम में बिना रूप बदले हुए एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, ऐसे विक्षोभ को हम कहते हैं प्रगामी। मतलब जैसे कि पानी की लहर, लहरें होती हैं समुद्र में, लहरें आती हैं तो क्या होता है वो लहरें अपने आप आगे जाती जाती हैं। और पानी को देखो जैसे ये है, ये समुद्र में लहर आ रही है तो क्या कर रही है, पानी को अपने आप आगे ले जा रही है। तो ये कौन सी तरंग हो जाएंगी, ये हमारी हो जाएगी प्रगामी तरंग। इसके बाद होती है अप्रगामी तरंग। ये अप्रगामी तरंग, इसमें क्या होता है किसी बद्ध माध्यम में, मतलब ऐसा माध्यम कि वो लिमिट है इतनी माध्यम में, जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे एक ही चाल से परंतु विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न हुई तरंग जो कि माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है अप्रगामी तरंग कहलाती है। मतलब मान लो कि एक रस्सी है, ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांध दी है। अब हमें क्या करा, रस्सी को हिलाया तो अब क्या होगा, रस्सी ऐसी ऐसी हिलेगी थोड़ी, वो सीधी ना रह के ऐसी हो जाएगी। तो ये क्या हुआ कि माध्यम में अब जैसे ये रस्सी का यहाँ का जो ये पार्टिकल है वो वहीं रहेगा, वो कहीं और तो यहाँ बाहर तो निकल नहीं जाएगा, मतलब वो आगे मूव नहीं करा। तो इसको ऐसी वाली तरंगों को कहेंगे हम अप्रगामी तरंगे। और अगर मानो जैसे पानी की लहर आ रही है तो उसमें क्या हुआ, जो पानी के पार्टिकल वो और आगे चले गए, यहाँ से वो यहाँ चले गए तो वो चलेगी तो उसको कहेंगे प्रगामी तरंग। तो ये दो प्रकार की तरंग हो गई। फिर इसके बाद आता है निस्पंद और प्रस्पंद क्या होते हैं। ये है निस्पंद और प्रस्पंद। तो जैसे कि हमारी तरंग है, ये ठीक है, ये है तरंग। तो ये वाला हिस्सा जहां पर पार्टिकल ना तो यहाँ गया ना यहाँ गया, कहीं नहीं गया, वो यहीं बीच में ही है, तो ये वाला कहलाता है निस्पंद। निस्पंद। और अब जैसे वो यहाँ था पार्टिकल, अब वो यहाँ पहुंच गया या तो यहाँ पहुंच गया तो ये कहलाएगा प्रस्पंद। तो ये हो जाते हैं निस्पंद और प्रस्पंद। अगर जैसे हम सिंपल तरंग वाले उसमें देखें, ऐसी कोई तरंग ये जा रही है तो जो यहाँ का हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है शीर्ष, ठीक है। और यहाँ का हिस्सा जो कहलाता है जो नीचे है वो कहलाता है गर्द। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दो तरंगे हैं, ठीक है, एक ऐसी जा रही है एक ऐसी है। तो जो हिस्सा जहाँ पर कुछ भी मूव नहीं हुआ वो निस्पंद है, और जहाँ पर ये देखो इसकी दूरी बहुत दूर हो गई तो ये प्रस्पंद है। और जब अकेली सिंगल तरंग लेते तो हम ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं शीर्ष, और जो नीचे जाता है उसको कहते हैं गर्द। तो निस्पंद क्या होता है अप्रगामी तरंगों में, और वो भी किसमें, अप्रगामी में। प्रगामी नहीं चाहिए हमें, अप्रगामी चाहिए। अप्रगामी तरंगों में वे स्थान जहां पर माध्यम के कणों का विस्थापन शून्य, देखो जहां पर वो गए ही नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर वो कहीं गए ही नहीं तो यहाँ पर विस्थापन है शून्य, तो ये कहलाता है हमारा निस्पंद। और वे स्थान जहां माध्यम के कणों का विस्थापन अन्य सभी कणों की अपेक्षा अधिक हो, जैसे कि यहाँ पर अधिक है, तो ये हमारा कहलाता है प्रस्पंद। ये हो गया निस्पंद और प्रस्पंद। अब के बाद देख लेते हैं कुछ
अंतर इनके। एक ये अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, हमने देखा प्रस्पंद क्या होता है, निस्पंद देखा, अप्रगामी तरंगे और प्रगामी तरंगे। तो अब ये अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, तो वे तरंग जिनके चलने पर माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे डोरी वाला, जैसे डोरी हमने यहाँ से बांध दी है, ठीक है, हमने हिलाया तो डोरी ऐसे ऐसी हिलेगी, ठीक है, सीधी की जगह ऐसी हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, जाना तो हमने हिलाया तो उसको सीधा था ऐसा, लेकिन जा रही है यहाँ पर, मतलब वो कितने का एंगल बना लिया उसने अपने यहाँ पोजीशन से, यहाँ से वो यहाँ गई तो 90 डिग्री का एंगल बनाया है उसने, और 90 डिग्री का एंगल बनाती मतलब ये लंबवत है, तो ये इस साइड आ गई, ऐसी जा रही है। तो ऐसी वाली किरणों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, मतलब कि जाना उसको सीधी दिशा में है, चलने की दिशा सीधी है, लेकिन क्या होता है माध्यम के कणों, जो माध्यम है उसकी लंबवत कंपन करती है, तब उसको कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। और अगर माध्यम की दिशा के ही अनुदिश कंपन करेगी तो कहलाएंगी वो अनुदैर्घ्य तरंगे। अभी देखेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती। अब सबसे पहले तो तरंग के बारे में और देख लेते हैं, तरंग में क्या कहते हैं। तरंग गति से संबंधित आवृत्ति क्या होती है तरंग की, तरंग दैर्घ्य क्या कहलाती है, और तरंग वेग क्या होता है। ये कुछ ये शब्द हैं जो जिससे समझना पड़ेगा कि आखिर तरंग के बारे में कह क्या रहे हैं। तो आवृत्ति क्या होती है, तो तरंग संचरण के समय माध्यम के किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, मतलब जब तरंग जा रही है तो माध्यम का जो एक कण है उसने 1 सेकंड में कितना ऊपर नीचे यहाँ वहां हुआ है, तो वो उसकी आवृत्ति होती है, तरंग की आवृत्ति कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कंपन प्रति सेकेंड, और इसे ही हर्ट्ज कहते हैं, मतलब 1 सेकंड के अंदर उसने कितने कंपन करे वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। अब तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो तरंग संचरण के समय माध्यम के किसी कण के एक दोलन में लगे समय में तरंग द्वारा चली दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते, देखो जैसे ये है तरंग, यहाँ से तरंग का चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हमारी तरंग है, तो इस पॉइंट से निकली यहाँ तक गई और वापस इस पॉइंट पर आई, तो ये हमारी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। या तो अगर हम ऐसे कह सकते कि इस पॉइंट से निकली और इस पॉइंट पर आ गई, मतलब पूरा उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो जितनी दूरी उसने तय करी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमारी कहलाएगी तरंग दैर्घ्य। फिर है तरंग वेग क्या होता है, तो तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली दूरी उसका तरंग वेग कहलाएगा। ठीक है, तो अपन ने देखो आवृत्ति में देखा कि 1 सेकंड में कितनी कंपन करेगी, तरंग दैर्घ्य देखा कि एक दोलन में कितनी दूरी चलेगी, और तरंग वेग में देखा कि 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है, तो उसका वेग कितना है, तो उसका तरंग वेग है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, वेग का तो मात्रक भी होता है मीटर पर सेकंड। अब तीनों में संबंध क्या है, तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में। माना कि एक तरंग जिसकी आवृत्ति n है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, वेग भी है, तरंग दैर्घ्य की परिभाषा से एक दोलन में लगे समय में तरंग द्वारा चली दूरी लैम्डा है। तो n दोलन में कितनी दूरी चलेगी वो, जब एक दूरी लैम्डा चल रही है एक दोलन में, तो n दोलन में कितनी दूरी होगी n लैम्डा, ठीक है, यहाँ n का गुणा कर दिया उस लैम्डा में। अब तरंग वेग की परिभाषा अनुसार 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी, 1 सेकंड में भी चल रही, तो n सेकंड में कितनी चलेगी, 1 सेकंड के लिए उसका भी है, तो भी में वो कितनी चल रही है लैम्डा, तो मैंने कहा n सेकंड के लिए कितनी लैम्डा चलेगी, n लैम्डा चलेगी, तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, v बराबर n लैम्डा। तो तरंग आवृत्ति, ये तरंग आवृत्ति है, मतलब तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य n गुणित लैम्डा, तो ये इनका संबंध हो जाता है v बराबर n लैम्डा। फिर उसके बाद है ये तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर। अनुप्रस्थ तरंग अभी हमने देखी थी, इसकी परिभाषा क्या है, अनुप्रस्थ तरंग के संचरण के दौरान
माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। मतलब जैसे कि जाना उसको सीधा था, लेकिन वो यहाँ कंपन कर रहे हैं, यहाँ कंपन कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो ये हमारी कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य क्या कहलाएगी? तो अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के दौरान माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। मान लो जाना यहाँ पर है, सीधा जाना है, तो सीधे ही कंपन करेंगे। यहाँ पर ज्यादा कंपन कर लिया, यहाँ हल्का हल्का कंपन कर लिया थोड़ा सा, फिर यहाँ ज्यादा कंपन कर लिया, यहाँ कम कर लिया, ऐसे ऐसे कंपन करते हुए आगे चले जाएंगे। तो ये ऐसे कर रहे हैं तो अनुप्रस्थ, और इस तरह कर रहे हैं तो अनुदैर्ध्य। फिर है अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। जो भी हमने बताया था, ऊपर वाला कहलाता है श्रृंग और नीचे वाला कहलाता है, जिसको हमने शीर्ष भी बोला था, शीर्ष या फिर इसी को बोल सकते हैं श्रृंग, और नीचे वाला कहलाता है गर्त। तो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे चलती है और ये दोनों मिलकर एक तरंग बनाते हैं। अनुप्रस्थ कैसी चलेगी? मतलब अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और बेलन के रूप में आगे बढ़ती है। देखो यहाँ संपीड़न मतलब बहुत सारी तरंगे, मतलब बहुत सारे यहाँ पार्टिकल एक साथ आ गए, यहाँ पर थोड़े थोड़े कम कम हो गए, विरल हो गए, यहाँ पर फिर बहुत सारे आ गए साथ में, यहाँ कम हो गए, यहाँ फिर बहुत सारे आ गए। तो ये इस तरह से अनुदैर्ध्य तरंग चलती है। और एक संपीड़न और एक बेलन मिलकर एक तरंग बनती है। इसकी तरंग कहाँ से कहाँ तक होगी? तरंग दैर्ध्य ये होगी छोटी सी तरंग। इसकी तरंग दैर्ध्य कहाँ से होगी? तो एक श्रृंग मिल गया, एक गर्त मिल गया, यहाँ तक इसकी एक तरंग दैर्ध्य हो गई। फिर है अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस पदार्थों में या द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अनुदैर्ध्य क्या हो करती है? ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ कहाँ कहाँ होगी? केवल ठोस में या द्रव के ऊपरी सतह पर, लेकिन अनुदैर्ध्य तीनों जगह पर होगी। फिर ये प्रगामी अप्रगामी में अंतर है। ये अंतर बहुत ज्यादा IMP रहते हैं। तो प्रगामी की क्या थी परिभाषा? ये तरंगें निश्चित वेग से आगे बढ़ती रहती हैं और ये एक निश्चित परिसीमाओं के बीच अपने ही स्थान पर बनी रहती है। प्रगामी क्या होगा? इन तरंगों में प्रत्येक कण अपने पास वाले दूसरे कण को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, बाजू वाले को ऊर्जा देते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये कभी आगे नहीं बढ़ता, ऊर्जा स्थानांतरित ही नहीं हो पाती इसमें। फिर प्रगामी में इन तरंगों में किसी भी स्थिति में माध्यम के सभी कण एक साथ अपनी मध्यमान स्थिति में नहीं होते। मतलब ऐसे नहीं है कि माध्यम के सभी कण एक ही पोजीशन पर वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अप्रगामी में क्या होता है? इन तरंगों में एक आवर्त काल में 2 बार माध्यम के सभी कण एक साथ अपनी माध्य स्थिति में आते हैं। मतलब क्योंकि वहीं पर वो क्या कर रहा है? ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड सीमा के अंदर, यहाँ से यहाँ तक ही जाएंगे। तो वो वहां पर मध्यमान में मतलब माध्यम में एक ही पोजीशन पर 2 बार आ सकते हैं। फिर प्रगामी में ये तरंगें स्रोत से निःसृत होती हैं, अध्यारोपण से नहीं बनती। मतलब ये आगे बढ़ती जाती हैं। और ये तरंगें क्या होती हैं? तरंगें विपरीत दिशा में संचरित समान आयाम और समान आवृत्ति की प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से बनती है। अब ये आयाम क्या होता है? देखो आयाम होता है जैसे कि ये हमारी तरंग है, ठीक है, ये हमने तरंग बना ली, ये हमने y एक्सिस मान लिया, ये हमने x मान लिया, ये तरंग है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो कहलाती है आयाम। मतलब इसकी जो जो ये बीच वाला पॉइंट है, जो इसकी लाइन है, उधर से लेके सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक की दूरी उसका आयाम कहलाती है। फिर उसके बाद आता है व्यतिकरण क्या होता है और विस्पंद क्या होता है। तो व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। अब मान लो हमारे पास दो तरंगे हैं, ठीक है, एक ऐसी जा रही है, एक और है वो ऐसी जा रही है, ये 2 तरंगे हो गई। तो क्या होना चाहिए? दोनों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। आवृत्ति क्या थी? 1 सेकंड में उसके दोलन, तो 1 सेकंड में व्यतिकरण में दोनों के दोलन समान होने चाहिए। लेकिन विस्पंद में क्या होता है? तो विस्पंद उत्पन्न करने के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियों में कुछ अंतर होना चाहिए। दोनों की दोनों मतलब थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कहीं जा रही है, जैसे कि एक यहाँ से जा रही है, दूसरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये एक टाइप से विस्पंद हो गई।
या तो एक यहाँ से जा रही है तो दूसरी यहाँ से जा रही है, तो ये विस्पंद हो गई। लेकिन व्यतिकरण में ऐसा नहीं था, दोनों की आवृत्ति बराबर होंगी, लेकिन विस्पंद में आवृत्ति बराबर नहीं होगी। फिर व्यतिकरण माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कलांतर शून्य होता है। कला में अंतर मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई है तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है, मतलब दोनों के बीच में एंगल में अंतर जो है वो 0 रहेगा और ये स्थिर रहेगी। लेकिन यहाँ देखो, कोई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कोई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दोनों के बीच का अंतर अलग अलग है। तो विस्पंद में क्या होगा, कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा। फिर व्यतिकरण में क्या होगा, माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम स्थिर रहता है, कि जितना आयाम यहाँ है, जैसे कि ये तरंग जा रही है तो इसका आयाम देखा जाए तो यहाँ पर जितना रहेगा उतना ही यहाँ रहेगा, ऐसे ही आगे भी उतना ही रहेगा। लेकिन विस्पंद में क्या रहता है, आयाम जो है समय के साथ बदलता रहेगा। मतलब जैसे कि यहाँ इतना आयाम था, फिर यहाँ इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो देखो ये बदल रहा है आयाम, तो ये विस्पंद वाली हो गई। फिर व्यतिकरण में क्या होगा, माध्यम के किसी बिंदु पर तीव्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी, मतलब जैसे जा रही थी उतनी ही तीव्र रहेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, माध्यम के किसी बिंदु पर तीव्रता समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, बदलेगी। जैसे कि बल्ब होता है, कभी उसकी लाइट स्लो हो गई, कभी तेज हो गई, तो हम उसको वैसे बोलेंगे कि उसकी तीव्रता क्या हो गई, कम या ज़्यादा हो गई। ऐसे ही विस्पंद में कम या ज़्यादा होती रहती है, लेकिन व्यतिकरण में समान रहती है। अब ये देखो, विस्पंद देखा भी हमने, विस्पंद का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो किसी स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, मतलब जो बांसुरी रहती है ना उसकी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, और वाद्य यंत्रों का स्वर मिलान करने के लिए, और खानों में खतरनाक गैसों का पता करने के लिए, इन सभी जगह पर हम विस्पंद का यूज करते हैं। तो ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है, तो जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो ध्वनि तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी आयाम भिन्न भिन्न होता है। इस घटना को हम कहते हैं ध्वनि का व्यतिकरण। देखो, व्यतिकरण के लिए क्या चाहिए था, समान आयाम, समान आवृत्ति, और कैसी दो तरंगे, तो हमने दो तरंगे ले ली थी जो कि एक ही दिशा में चल रही थी। लेकिन उनका क्या हो रहा था, अगर हम दोनों को जोड़ रहे थे, अध्यारोपण कर रहे थे, तो उससे माध्यम के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आयाम हमें प्राप्त हो रहे थे, तो इसको हम कहेंगे ध्वनि का व्यतिकरण। ठीक है, अगर अलग अलग प्राप्त हो रहे तो हम कहेंगे ध्वनि का व्यतिकरण है ये। फिर एक ये फॉर्मूला होता है, सरल आवर्त प्रगामी में कंपन करते हुए कण के कलांतर, और कलांतर को हम लिखते हैं डेल्टा फाई से। कलांतर और पथांतर के बीच संबंध, पथांतर मतलब पथ में अंतर कितना है, तो दूरी के लिए हम x लिखते हैं, तो अंतर के लिए हम लिखेंगे यहाँ डेल्टा x, और कलांतर के लिए हम फाई लिखते हैं, एंगल है क्योंकि वो दोनों के बीच का, तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा फाई, कला में अंतर। ठीक है, तो यहाँ यदि किसी क्षण दो कणों के बीच की दूरी डेल्टा x है और दोनों के बीच में कलांतर कितना हो जाएगा, 2 पाई में लैम्डा इंटू पथांतर, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई में लैम्डा इंटू पथांतर। तो 2 पाई में लैम्डा तो सेम रहेगा और पथांतर यहाँ डेल्टा x है। देखो, बांसुरी और वायलिन, इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो बांसुरी और आर्गन पाइप में वायु स्तंभ के कंपनों पर आधारित वाद्य यंत्र हैं। देखा जाए तो हम इसमें करते कि हम फूंक मारते हैं जिससे कि आवाज आती है बांसुरी में। लेकिन वायलिन में क्या होता है, वायलिन में डोरियां होती हैं, तो उन डोरी के कंपनों से आवाज आती है, ऐसी डोरी लगी रहती है, डोरी को जब हम यहाँ पर टच करते तो उनसे आवाज आती है बजाने पर। लेकिन बांसुरी में क्या होता है, बांसुरी में हम फूंक मारते हैं, तो आवाज तो दोनों की वैसी रहेगी लेकिन अलग अलग उससे आ रही है।
अब देखते हैं कि खुले आर्गन मतलब जो खुली बांसुरी है, ऐसा पाइप ले लिया हमने, ठीक है, उसमें सम और विषम दोनों सन्नादी स्वर उत्पन्न होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है कि होते हैं कि नहीं होते। माना कि एल लंबाई की एक समान अर्ध व्यास की दोनों सिरों पर खुली नलिका में एन आवृत्ति, मतलब एक सेकंड में कंपन इसमें कितने हो रहे हैं, एन, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य की अप्रगामी तरंग। अप्रगामी क्यों कहा, क्योंकि वो उसकी जो मतलब जो वायु है वो और आगे नहीं जा पा रही, वहीं वहीं वाइब्रेट होती रहेगी, तो आगे नहीं जा पा रही, तो अप्रगामी तरंग हो गई। अब नली के खुले सिरों पर प्रस्पंद व बीच के निस्पंद है। अब देखते इसमें क्या होगा, प्रस्पंद बनेंगे, निस्पंद बनेंगे, और हमें ये निकालना है कि सम विषम सन्नादि स्वर उत्पन्न होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले लिखा कि निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी हमने मान ली लैम्डा अपॉन 4 है, क्योंकि अब मान लो लैम्डा इतनी बड़ी लैम्डा है, लेकिन बांसुरी की लंबाई छोटी सी है, तो बांसुरी के लिए कितना लैम्डा हो गया, तो लैम्डा अपॉन 4 हो गया, तो हमने लैम्डा बाई 4 ले लिया। तो बांसुरी की लंबाई किसके बराबर हो गई, यहाँ से 2 लैम्डा बाई 4। 2 लैम्डा क्यों लिया, क्योंकि जो अब वायु यहाँ से गई, ठीक है, जो लैम्डा है यहाँ पर, वो वापस भी आएगी, तो उतने ही वो लौट के भी आई। तो अगर एक साइड से वो लैम्डा बाई 4 थी, तो दोनों साइड से मिलाने पर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू लैम्डा बाई 4। तो यहाँ हमने लिख लिया 2 इंटू लैम्डा बाई 4। लंबाई कितनी हो गई, लैम्डा अपॉन में 2। अब लैम्डा निकाल लो, तो लैम्डा यहाँ से हो गई 2 है। ये हमने इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि ध्वनि का वेग भी है, तो प्रथम सन्नादि की आवृत्ति, आवृत्ति अभी हमने फॉर्मूला देखा था, भी बराबर एन लैम्डा होता है, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालो, तो वो आ गई भी अपॉन में लैम्डा। अब यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख देंगे, तो एन बराबर भी अपॉन में 2l। अब ये क्या आ गया, ये आ गया अप्रगामी तरंग की मूल आवृत्ति के लिए सूत्र। आवृत्ति है ये, लेकिन किसकी, अप्रगामी तरंग के लिए। अब अब इस वाले डायग्राम के हिसाब से इसी नलिका में अब n1 आवृत्ति और λ1 तरंग दैर्ध्य की तरंग प्रसारित करने पर नलिका की लंबाई, अब माना कि हमने अब जो लैम्डा पहले मानी थी हमने अलग कर दी, बदल दी, आवृत्ति बदल दी, तरंग दैर्ध्य बदल दी, तो अब हमने लंबाई ले ली है L बराबर 4 λ1 अपॉन 4, मतलब उसकी और आधी। अभी हम ले रहे थे लैम्डा बाई 4, क्योंकि वो क्या हो रही थी, घूम के आ रही थी, वापस आ रही थी ऐसी। अब इसकी भी और आधी ले ली, तो यहाँ पर वो कितने बार आई, 4, 4 λ1 अपॉन में लैम्डा, तो यहाँ पास क्या बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, तो λ1 बचेगा। अब द्वितीय सन्नादि की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो n1, द्वितीय सन्नादि के लिए हमने क्या करा, 2 का और गुणा कर दो, ऐसे समझ लो कि ये पहले हमने क्या मानी थी, इतनी, अब द्वितीय सन्नादि लिया तो इसमें 2 का और गुणा करा, तो ये हो गया 4 λ1 अपॉन 4, हमारे पास बची λ1। तो अब n1 कितनी आ गई आवृत्ति, n1 बराबर भी अपॉन λ1। अब λ1 की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख दी, कितनी रख दी यहाँ से, L बराबर λ1, तो L रख दी, तो भी अपॉन L हो गई। अब इसको हमने लिख लिया कि अगर मानो हम यहाँ 2 का गुणा कर दे रहे हैं और 2 का भाग कर दे रहे हैं, तो अब भी ऊपर n की वैल्यू क्या थी, n बराबर भी अपॉन में 2l। तो अगर हम इधर पर रख दे भी अपॉन 2l की जगह n, n1 बराबर कितना आ जाएगा 2n, यहाँ से आ गया n1 बराबर 2n। इससे मतलब क्या पता चल रहा है कि खुली नलिका में विषम और सम स्वर एकांतर क्रम में बनते हैं, मतलब एक ही क्रम में बनेंगे, विषम भी यही बनेंगे और सम भी यही बनेंगे। विषम और सम को ऐसे मान सकते हैं जैसे कि यहाँ पास बांसुरी है, ठीक है, बांसुरी में यहाँ पर 2 छेद हैं, अभी तो ये कितने हो गए सम, ये कितने हो गए 3 हो गए विषम, ये हो गए तो सम। तो यहाँ पर यही इधर पर बात करी गई है कि सम और विषम स्वर जो है एकांतर क्रम में बनते जाते हैं। और साथ ही साथ अब बांसुरी कहाँ से खुली है ये भी है इसमें, कि अगर बांसुरी यहाँ से खुली है, एक साइड से खुली है, या दोनों साइड से खुली है, या एक साइड से बंद है। अब क्या है अगला,
बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी स्वर उत्पन्न होते हैं। अभी बंद है, ठीक है, वो अभी खुली वाली ली थी अपन, अब बंद वाली ले रहे हैं। फिर से लंबाई कितनी है, एल है, बंद नलिका में आवृत्ति एन है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, अप्रगामी तरंग है, एक निस्पंद बनेगा क्योंकि ये बंद है, बंद सिरे पर एक बनेगा। देखो यहाँ से आए तरंग, यहाँ की टकराई और यहाँ से वापस चली गई, तो निस्पंद यहाँ होते जहाँ पर कोई पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, तो ये एक निस्पंद बना हमारे पास। और प्रस्पंद कहाँ बनेगा, सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी, खुले सिरे पर, तो खुले सिरे पर इतनी दूरी हो गई, तो यहाँ एक प्रस्पंद बन गया। तो एक हमारे पास निस्पंद बना, एक हमारे पास प्रस्पंद बना। दूरी इसकी एल है, लंबाई इसकी एल है, आवृत्ति इसकी एन है, तरंग दैर्ध्य इसकी लैम्डा है। तो एल बराबर कितना लिख लिया हमने, एल बराबर माना कि लैम्डा कितना माना हमने यहाँ, λ/4, तो यहाँ λ/4, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 है। फिर एन बराबर भी बराबर होता है एन लैम्डा, तो यहाँ से एन निकाल लिया, एन हो गया v/λ। अब ये लैम्डा की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, तो एन बराबर v/4l। अब इसके बाद फिर से वही प्रोसेस करेंगे। अब एन बना आवृत्ति मान ली है, λ1 तरंग दैर्ध्य है। अब इसकी अप्रगामी तरंग प्रसारित हो रही है। अब हमने मान लिए 2 निस्पंद है, ठीक है। देखो अब यहाँ फैली थी, मान लो ये और आगे बढ़ी तो क्या हुआ, अब नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो फिर से एक निस्पंद बनाएगी, और थोड़ी और बढ़ा दी तो यहाँ पर एक, इसने और एक और प्रस्पंद बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या क्या हो गए, ये हमारा हो गए निस्पंद और ये हो गया एक प्रस्पंद। तो हमारे पास 3 हो गए, 3 मिला के टोटल। एल बराबर कितना हो गया, 3λ1/4, लैम्डा तो था ही पहले से, ये हो गया λ1/4 और 3 का यहाँ पर इंटू कर दिया। हमारे पास λ1 कितना बच गया, यहाँ से λ1 निकालो तो 4 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ आएगा, तो 4l/3। भी बराबर कितना होता है एन लैम्डा, तो यहाँ n1 λ1 होगा, और यहाँ द्वितीय सन्नादि की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो ये λ1 की वैल्यू उठा के इसी में रख देंगे हम, n1 बराबर v/λ1। λ1 की वैल्यू क्या है 4l/3, रख दिया यहाँ 4l/3। 4l/3 रख दिया तो हमारे पास कितना आ गया 3v/4l, तो n1 बराबर हो गया 3n। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि बंद नलिका में केवल विषम सन्नादि स्वर उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ विषम सन्नादि स्वर होंगे वहां पर आवाज नहीं आएगी, और जहां पर सन्नादि स्वर होंगे वहां पर आवाज आएगी। अब ये देखो एक और चीज थी जहां हमने 4 माना था, हमने 4 इसलिए माना था क्योंकि देखो 1 2, 2 क्या है निस्पंद, और ये 2 हिस्से खुले हैं तो 2 क्या है प्रस्पंद, तो ये हमने 2 और 2 4, इसलिए हमने यहाँ 4 मान लिया था। यहाँ पर हमने क्या माना था, यहाँ हमने 2 माना था, ये देखो ये है प्रस्पंद, फिर ये था प्रस्पंद, इस वाले के लिए हमने 3 मान लिए थे। अब विस्पंद क्या है, प्रस्पंद हो गया, निस्पंद हो गया, और विस्पंद। विस्पंद किसे कहते हैं, तो विस्पंद बनाने की आवश्यक शर्त क्या है, विस्पंद है क्या, तो जब 2 समान आयाम तथा लगभग समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में साथ साथ संचरित होती हैं और अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग की तीव्रता समय के साथ आवर्त रूप से बदलती है। अगर बदल रही है, ठीक है, परिणामी तरंग की तीव्रता बदल रही है तो ये घटना विस्पंद कहलाएगी। अब देखा जाए ना तो प्रस्पंद में बदल रही थी ना तो निस्पंद में बदल रही थी, लेकिन अब तीव्रता जो है वो हमारी अगर बदल रही है तो उसको हम कहेंगे विस्पंद। एक चढ़ाव व एक उतार को मिलाकर एक विस्पंद बनता है। तो अध्यारोपण करने वाली तरंगों की आवृत्ति में बहुत थोड़ा अंतर अवश्य होना चाहिए, और तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। तो ये हो गया विस्पंद की शर्त। तो हमें क्या क्या लेना है, समान आयाम और समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगे लेना है, और अगर दोनों को जोड़ रहे हैं और उनकी तीव्रता बढ़ रही है घट रही है, ये मतलब बदल रही है, तो उसको कहते हैं विस्पंद।
है एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक। देखो डोरी है, डोरी को अगर हिलाएंगे तो कौन सी तरंग बनेगी, अनुप्रस्थ तरंग। तो हमें निकालना है कि अनुप्रस्थ तरंग तो बन रही है लेकिन वो कितनी स्पीड रहेगी, उसकी उसकी चाल कितनी रहेगी। तो अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस पदार्थों में ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ठोस पदार्थों में दृढ़ता होती है, उद्दरण होती है, जैसे कि रस्सी है उद्दरण है। यदि ठोस पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ईटा और घनत्व डी है, ठीक है, देखो दृढ़ है तो दृढ़ता गुणांक होगा, उसको हमने कहा ईटा, ईटा ऐसे लिखते हैं एन, और घनत्व होगा डी। तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट दृढ़ता गुणांक बटे घनत्व ईटा अपॉन में डी। और तनी हुई डोरी में ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो वो होगी भी बराबर अंडर रूट टी अपॉन एम। अब यहाँ भी है, ये भी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों भी को बराबर में रखेंगे। अब जहाँ टी क्या है, टी है डोरी में तनाव, यहाँ समय नहीं है, ये टी समय वाला नहीं है, तनाव वाला है। और ये हो उस डोरी का द्रव्यमान। तो अब द्रव्यमान, और यहाँ घनत्व की बात भी करी गई थी, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर जब मान लो हमें द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणित आयतन, आयतन जो है उस साइड चला जाएगा, तो घनत्व है डी, आयतन है भी, ठीक है। तो भी के लिए, और आयतन किसका, आयतन डोरी का, डोरी कैसी है, तो डोरी के लिए अगर देखा जाए तो डोरी का आयतन हम यहाँ से निकालेंगे, ये पूरी हो गई। अगर एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आर है, तो उसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम इसको लिखेंगे, और डी क्या है, डी तो डी है, तो पाई आर स्क्वायर डी। तो यहाँ से हमारे पास द्रव्यमान आ गया एम बराबर पाई आर स्क्वायर डी। तो भी कितना हो गया, ये जो सबसे ये वाला टी अपॉन एम में हमने एम की वैल्यू रख दी, एम की वैल्यू क्या रख दी, पाई आर स्क्वायर डी, ये रख दी, और टी बटे पाई आर स्क्वायर डी। तो भी बराबर हो गया, ये हमारा क्या था, तनाव, और ये क्या है, ये उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ये है, ये उसका तनाव है। तो दोनों को हम अगर डिवाइड करें तो ये बनता है प्रतिबल, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है टी अपॉन में एरिया। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह रख दिया प्रतिबल, तो प्रतिबल बटे डी, अंडर रूट में प्रतिबल बटे डी, ये होता है भी के बराबर। तो ये हमारे पास उसका वेग का व्यंजक आ गया, किसके लिए, अनुप्रस्थ तरंग के लिए, भी बराबर अंडर रूट प्रतिबल बटे डी। अब देखो विस्पंद की डेफिनेशन देख ली थी, प्रगामी की देख ली थी, और डॉपलर प्रभाव देख ले रहे। ये है डॉपलर प्रभाव। ध्वनि स्रोत और श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। ये डॉपलर प्रभाव, देखो डॉपलर प्रभाव ऐसे समझ ले रहा है, यहाँ पूरी डेफिनेशन नहीं दी है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ एक कोई कार है या ट्रक, मान लो यहाँ ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है जो आ रहा है, यहाँ आगे जा रहा है, ये ट्रक आगे जा रहा है। अब यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ से ट्रक आ रहा है। तो जब ट्रक में से उसने मान लो यहाँ से हॉर्न बजाया, ट्रक ने हॉर्न बजाया, यहाँ से आता जा रहा है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, तो जब वो आएगा तो उस इंसान को कैसी आवाज़ आएगी, उसको एकदम से बढ़ती हुई आवाज़ आएगी कि हाँ बढ़ रही है आवाज़, ट्रक आ रहा है आ रहा है आ रहा है। और जैसे ही वो ट्रक इधर आगे चला गया, ठीक है, इससे आगे चला गया निकल के, अभी भी हॉर्न बजाता जा रहा है, तो धीमे धीमे जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा तो क्या होता जाएगा, वो आवाज़ का क्या होगा, वो आवाज़ धीमे धीमी, मतलब जैसे जैसे आगे जाएगा वो आवाज़ धीमी होती जाएगी। तो जब वो ट्रक पास आ रहा था तो आवाज़ बढ़ रही थी, और जैसे ही वो ट्रक दूर जा रहा है तो आवाज़ धीमी होती जा रही है। तो यही कहलाता है डॉपलर प्रभाव, ठीक है। इसी में हम निकालते हैं कि आवाज़ की तरंग दैर्घ्य कितनी है, कितनी स्पीड से कोई चीज़ आ रही है, ये कहाँ पर खड़ा है, ये सब कुछ आ